नमस्कार। मैं डॉक्टर राम जी अपेक्षा क्लिनिक से आपका स्वागत करता हूं। आज हम आयुर्वेद के सबसे महत्वपूर्ण विषयों में से एक पर चर्चा करेंगे, वात दोष के बारे में चर्चा। तो इसमें अगर अगर आप आयुर्वेद को सच में समझना चाहते हैं तो वात दोष को या वात को समझना अनिवार्य है। ठीक है, क्योंकि आयुर्वेद में कहा गया है कि पित्त और कफ भले ही शरीर में उपस्थित हो, लेकिन यदि वात ना हो तो वे कुछ भी नहीं कर सकते। जिस प्रकार हवा के बिना बादल नहीं चल सकते, उसी प्रकार वात के बिना शरीर की कोई भी क्रिया नहीं चल सकती है। आज हम विस्तार से जानेंगे वात दोष क्या है, साथ ही साथ यह शरीर में कहाँ रहता है, इसी के साथ इसका कार्य क्या है और यह कब बढ़ता है, कब कम होता है और इसके साथ साथ कौन सी बीमारियां ये उत्पन्न करता है। आधुनिक विज्ञान में इसका क्या संबंध है और सबसे महत्वपूर्ण, इसे संतुलित कैसे रखा जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं वात दोष क्या है। सबसे पहले एक भ्रम दूर कर लेते हैं। वात दोष का अर्थ केवल गैस नहीं है। अक्सर लोग कहते हैं जैसे मुझे गैस है मतलब वात बड़ा है, लेकिन वात केवल गैस का नाम नहीं है। आयुर्वेद में वात एक जैविक शक्ति है, मतलब बायोलॉजिकल फोर्स है। यह शरीर में होने वाली हर प्रकार की जो गति है उसको नियंत्रित करती है। अगर मैं अभी अपना हाथ उठाऊं तो वात है। इसी के साथ ही साथ अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो वो वात के कारण सुन पा रहे हैं। इसी के साथ अगर आपका हृदय धड़क रहा है तो वो वात के कारण धड़क रहा है। अगर आप सोच रहे हैं तो वो भी वात के कारण सोच रहे हैं। अगर आप सांस ले रहे हैं वो भी वात के कारण से हो रहा है। जहां गति है वहां वात है। वात अब किन तत्वों से बना है? तो वात दो महाभूतों से बना है, पहला आकाश और दूसरा वायु। इसीलिए वात के कुछ गुण भी होते हैं, जैसे वायु वो हल्का, सूक्ष्म, साथ ही साथ चलायमान और इसी के साथ शुष्क होता है और ठंडा, और इसी के साथ देखूं अगर, और साथ ही साथ चंचलता या चंचल होता है। इन गुणों को समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जो गुण वात में है वही गुण बढ़ने पर शरीर में भी दिखाई देंगे। एक उदाहरण के लिए मैं बताऊं कि कल्पना कीजिए कि किसी क्षेत्र में कई महीनों से बारिश नहीं हुई। बारिश नहीं हुई तो धरती सूख गई, धरती सूख गई तो दरारें पड़ गई, दरारें पड़ गई तो पेड़ पौधे कमजोर हो गए और चारों तरफ सूखापन हो गया। ठीक ऐसे ही शरीर में वात बढ़ने पर होता है। त्वचा सूखती है, जोड़ सूखते हैं, मल सूखता है, मन भी स्थिर नहीं रहता। अब बात करते हैं वात को शरीर का जो मुख्य दोष है उसको क्यों माना गया है। तो आयुर्वेद में, क्योंकि पित्त और कफ ये दोनों दोष हैं, ये स्वयं चल नहीं सकते हैं, उन्हें चलाने वाला वात दोष है। एक उदाहरण समझिए, मान लीजिए आपके पास कार है, कार का इंजन है, कार की बॉडी है। कार का इंजन पित्त है, कार की बॉडी कफ है, लेकिन गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर कौन है? वो वात है। यदि ड्राइवर ना हो तो कार खड़ी खड़ी रहेगी। इसीलिए वात महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं कि ये वात रहता कहाँ पे है। तो आयुर्वेद के अनुसार मुख्य स्थान जो देखा जाए तो वो है बड़ी आंत, इसी के साथ ही साथ कमर का इलाका, कमर का जो एरिया होता है, श्रोणी का क्षेत्र, जांघें, कान, हड्डियां। यही कारण है कि वात बढ़ने पर सबसे पहले कब्ज हो गया, कमर दर्द हो गया, जोड़ों का दर्द हो गया और कानों में आवाज जैसी समस्याएं उत्पन्न करता है या प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अब हम अत्यंत महत्वपूर्ण विषय को समझते हैं। क्या वात एक नहीं है, इसके भी 5 प्रकार हैं। 5 प्रकार कौन कौन से हैं? प्राणवायु या प्राणवायु या सिर और छाती में कार्य करती है। इसके कार्य क्या हैं? श्वास लेना, साथ ही साथ निगलना, निगलने का कार्य, भोजन निगलने का कार्य भी इसका है। सोचने की शक्ति हो गई, स्मरण शक्ति हो गई, इंद्रियों का नियंत्रण हो गया, और यह यदि बिगड़ जाए तो चिंता हो गया और साथ ही साथ भय लगना, इसी के साथ घबराहट और अनिद्रा जैसी जो व्याधियां हैं ये उत्पन्न हो सकती है। दूसरा जो वायु आता है वो होता है उदानवाद या उदान वायु। ये गले और छाती में रहता है और इसके नियंत्रण के अंतर्गत वाणी, आत्मविश्वास, उत्साह,
साथ ही साथ इसकी विकृति अगर देखूं, इसकी विकृति से आवाज का बैठ जाना, बोलने में कठिनाई, इसी के साथ आत्मविश्वास की कमी हो सकती है व्यक्ति को। अब बात करते हैं तीसरे बात, समानवाद या समानवायु। तो यह पाचन क्षेत्र में रहता है, यह भोजन को पचाने में सहायता करता है, और यदि यह बिगड़ जाए तो इससे अपच, साथ ही साथ गैस और पेट का फूलना एवं ऐसी कई पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। चौथा वाद जो होता है वो होता है व्यानवाद या व्यानवायु। यह पूरे शरीर में फैला रहता है। इसका कार्य जैसे रक्त का संचार करना, शरीर की गति करना, मांसपेशियों का कार्य, ये सब इसके मुख्य कार्य के अंतर्गत आता है। पांचवा जो होता है वो होता है हमारा अपानवाद। यह नीचे की ओर का कार्य करती है, मतलब इसके कार्य जैसे मल का त्यागना, मूत्र का त्यागना, मासिक धर्म, मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसे कहते हैं वो, प्रसव हो गया, ये सब इसके मुख्य कार्य के अंतर्गत आते हैं। और आयुर्वेद में अपान वायु को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है। अब बात करते हैं वात बढ़ता क्यों है। तो आज की आधुनिक जीवन शैली में वात बढ़ाने वाली तो आज की आधुनिक जीवन शैली जो है वो वात बढ़ाने वाली की है। सोचिए जरा, देर से सोना, मोबाइल का अत्यधिक उपयोग, तनाव, भाग दौड़ हो गई, इसी के साथ अनियमित भोजन हो गया, फास्ट फूड हो गया, तो ये सब जो है ये सब सामान्य है एकदम आज की लाइफस्टाइल में, और यही वात वृद्धि का सबसे बड़ा कारण है। वात बढ़ाने वाले खाद्य पदार्थ जैसे कि अत्यधिक रुक्ष भोजन या सूखा भोजन, इसी के साथ नमकीन, पॉपकॉर्न, ठीक है, बिस्किट हो गया, या बेकरी के फूड्स हो गए, ठंडा पानी अत्यधिक मात्रा में हो गया, फ्रिज का रखा हुआ बासी भोजन या फ्रिज का खाना हो गया, अत्यधिक कच्चा सलाद हो गया, इनका अत्यधिक सेवन जो है वो वात को बढ़ा सकता है। मानसिक कारणों की बात की जाए तो बहुत लोग सोचते हैं कि वात जो होता है, बहुत से लोग सोचते हैं कि वात जो है वो केवल शरीर में होता है। नहीं, मन में भी, दिमाग में भी वात बढ़ता है। जब वो व्यक्ति अत्यधिक चिंता करता है या भविष्य की फिक्र करता है, कंटिन्यू डर में रहता है, तो उससे भी वात बढ़ता है। वात बढ़ने के कुछ शुरुआती लक्षण हैं, जैसे शरीर पहले संकेत दे रहा है कि त्वचा सूखी हो रही है, होंठ फट रहे हैं, कब्ज हो रहा है व्यक्ति को बार बार, गैस की समस्या उत्पन्न हो रही है, शरीर में खिंचाव, क्रैम्प्स वगैरह आ रहे हैं, जोड़ों में आवाज आने लगी है, नींद कम है, बार बार चिंता हो रही है, ये सब शुरुआती चेतावनी के संकेत हैं। अब बात करते हैं वात बढ़ने से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती। तो आयुर्वेद में कहा गया है कि अधिकांश रोगों में वात की भूमिका होती है। जितने भी रोग हैं उनमें सामान्यतः वात की भूमिका रहती है, जैसे संधिवात हो गया, ऑस्टियो अर्थराइटिस हो गई, साइटिका हो गया, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, कमर दर्द हो गया, कब्ज हो गया, आईबीएस इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो गया, अनिद्रा हो गया, न्यूरोलॉजिकल जो विकार होते हैं वो हो गए, शरीर का कपकपाना हो गया। अब यदि आधुनिक भाषा में समझें तो वाद की तुलना काफी हद तक नर्वस सिस्टम से की जाती है, न्यूरल सिग्नलिंग से की जाती है, मूवमेंट और कंट्रोल से किया जाता है। ब्रेन कम्युनिकेशन को भी इसके अंतर्गत इससे कोरिलेट किया जा सकता है। हालांकि वाद इन सबसे एक व्यापक अवधारणा है। वाद हालांकि वाद इन सबसे एक व्यापक अवधारणा है। अब वात बढ़ता कब है, तो दिन में दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक, और रात में 2 बजे से सुबह 6 बजे तक बढ़ता है। अगर उम्र की बात की जाए तो बुढ़ापा जो होता है वो वात काल होता है, इसलिए वृद्धावस्था में जोड़ों का दर्द हो गया, त्वचा का रूखापन हो गया, कमजोरी हो गई, साथ ही साथ अधिक दिखाई देता है, मतलब ये सब समस्याएं अधिक दिखाई देती हैं। अब इसको शांत कैसे किया जाए, तो आयुर्वेद का मूल सिद्धांत है, जो समान गुण बढ़ाते हैं विपरीत गुण काटते हैं, ठीक है, या कम करते हैं। तो वात सूखा है तो उसको स्निग्धता चाहिए, वात अगर ठंडा है तो उसको उष्णता चाहिए, इसी के साथ ही साथ अगर वात चंचल है तो उसको नियमितता दे, मतलब कि एक कंटिन्यूअस डिसिप्लिन दे। वात शमन की अगर दैनिक दिनचर्या की बात करें तो सुबह के समय आप गुनगुना पानी ले सकते हैं, तिल तैल से अभ्यंग कर सकते हैं, हल्का योग करें, प्राणायाम करें,
भोजन जो है आपका वो गर्म होना चाहिए, ताजा होना चाहिए, घी युक्त होना चाहिए, सुपाच्य होना चाहिए, मतलब इजी टू डाइजेस्ट हो। रात्रि में अगर बात करें तो जल्दी भोजन कर लें, जल्दी सोएं, मोबाइल का यूज रात के समय कम कर दें। यदि पित्त शरीर का अग्नि तंत्र है और कफ शरीर की संरचना है, तो वात शरीर की जीवन शक्ति है। वात संतुलित है तो मन शांत है, नींद अच्छी है, पाचन अच्छा है और ऊर्जा अच्छी है, जीवन में भी आपकी स्थिरता है। लेकिन जब बात बिगड़ता है तो शरीर और मन दोनों असंतुलित असंतुलित होने लगते हैं। इसलिए केवल रोग का उपचार मत कीजिए, बात को समझिए, क्योंकि आयुर्वेद में स्वास्थ्य की जो यात्रा है ये बात को संतुलित करने से शुरू होती है। धन्यवाद। नमस्कार।